जैसे ही बारिश की पहली बूंद सिटी में गिरती है, वहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। स्कूल बंद हो जाते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मारने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन ऐसा क्या है इस बारिश में, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत एक स्कैंडिनेवियन स्कूल में होती है। 16 साल की सिमोन स्कूल में होने वाले एक डिबेट कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जिसमें वो और उसके बाकी फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया है। वो सभी डिबेट से पहले एक दूसरे के साथ थोड़ी मस्ती करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं कि एक बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तभी एकदम से सिमोन के फादर फ्रेडरिक वहाँ आके उसे बड़ी जल्दबाजी में कहीं ले जाने लगते हैं। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट है जो अपोलो नाम की एक कंपनी के लिए काम करता है। उसे लगता है कि बहुत जल्द ये दुनिया जहरीली बारिश के कारण बर्बाद होने वाली है। उस बारिश की सिर्फ एक बूंद ही किसी को भी मारने के लिए काफ़ी होगी। काले बादल सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को कार में बैठाता है और एक सेफ लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। कार में सिमोन का भाई रस्मस सीट बेल्ट पहनने से मना करने लगता है, जिस कारण फ्रेडरिक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण एक बहुत बड़ा जाम लग जाता है और कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। फ्रेडरिक को पता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए वो दूसरे ड्राइवर से बहस न करके पैदल ही आगे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। एक आदमी उन्हें भागता हुआ नोटिस करता है और उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद ही सिमोन और उसकी फैमिली एक बंकर तक पहुंच जाती है, जो अपोलो कंपनी ने ऐसी कंडीशन के लिए बनाए थे। जैसे ही वो सभी अंदर जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। अंदर जाते ही एक ऑटोमेटेड सिस्टम फैमिली को सैनिटाइज कर देता है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए हैं और उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। फ्रेडरिक को बाहर जाना होगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो इस बारिश के कारण फैलने वाले वायरस को रोक सकता है। जाने से पहले वो सिमोन से कहता है कि अपने भाई का ख्याल रखना, क्योंकि सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। सिमोन की समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फ्रेडरिक के पास अभी कुछ भी समझाने का टाइम नहीं है। उसके जाते ही सिमोन अपने फ्रेंड्स की कंडीशन पता करने की कोशिश करती है। तभी वो ये देख के शॉक में है कि उसके कुछ फ्रेंड्स की लाइव स्ट्रीम करते वक्त मौत हो रही है। बाहर सभी वायरस के फैलने के कारण काफ़ी डरे हुए हैं। माँ बच्चों को हॉट चॉकलेट पिला के थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर जो हो रहा है उससे वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी एकदम से कोई बंकर का दरवाज़ा ठोकने लगता है। माँ को पता है कि ये फ्रेडरिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अंदर आने का पासवर्ड है, इसलिए वो बच्चों को इसे इग्नोर करने के लिए कहती है। लेकिन बच्चों को अभी भी लगता है कि ये उनके फादर हो सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि उनकी माँ कुछ कह पाती, बच्चे दौड़ के एंट्रेंस डोर को खोल देते हैं। बंकर के बाहर वो आदमी खड़ा हुआ है जो ट्रैफिक जाम के बाद से उनका पीछा कर रहा था। वो आदमी एकदम से रस्मस को बाहर खींचने लगता है। यहाँ ये साफ देखा जा सकता है कि उस आदमी पे वायरस का असर होने लगा है। माँ दौड़ के अपने बेटे को बचा लेती है, लेकिन इस बीच वो गलती से बाहर चली जाती है और वो भी बारिश के वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है। मरने से पहले वो बच्चों को दरवाज़ा बंद कर देने के लिए कहती है। बच्चे ऐसा करना तो नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पता है कि अब उनकी माँ नहीं बच सकती, इसलिए वो बंकर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सिमोन अपने भाई को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक अपनी माँ की मौत को भूल नहीं पाई है। रात में सोते वक्त सिमोन को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। बाहर जाके देखने पे उससे रस्मस मिलता है। वो कहता है कि उसने उनके फादर को देखा, लेकिन सिमोन को लगता है कि वो सपना देख रहा होगा। कुछ देर बाद ही उन्हें बंकर का कंट्रोल रूम मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि सिटी में उनके बंकर जैसे और भी कई बंकर्स हैं। सिमोन उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। उन्हें वहाँ पे एक रेडियो डिवाइस मिलता है, जिसका यूज़ करके वो बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बार उनका प्लान काम करता है और वो फिलिप नाम के एक लड़के से बात भी कर पाते हैं। फिलिप बहुत डरा हुआ है और वो अपने घर के बेसमेंट में फंसा हुआ है। वो सिमोन को बताता है कि उसकी पूरी फैमिली की जान जा चुकी है। वो फिर सिमोन के फादर को कॉल करके सिमोन की हेल्प करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी उनका रेडियो कनेक्शन टूट जाता है। सिमोन रस्मस को ये कह के दिलासा देती है कि उनके फादर बहुत जल्द उनके पास लौट आएंगे। वो दोनों बंकर के अंदर रह के ही एक दूसरे की देखभाल करने लगते हैं और ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं। अब 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रस्मस अब 17 साल का हो चुका है और अब वो बंकर के अंदर बंद नहीं रहना चाहता। सिमोन पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है, लेकिन इतने साल निकलने के बाद उसे नहीं लगता कि उसके फादर उनके पास वापस आएंगे। रस्मस अक्सर सिमोन को ये झूठ बोलने के लिए ब्लेम करता है कि उनके फादर जल्दी वापस आ जाएंगे। एक रात सिमोन को लगता है कि वो बहुत वेट कर चुकी है। वो ये चेक करती है कि उसका भाई सो रहा है कि नहीं। फिर वो एक सेफ्टी सूट पहन के 6 साल बाद पहली बार बंकर का दरवाज़ा खोलती है। ऐसा करते ही सिमोन को वो दिन याद आने लगता है जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। वो अपनी माँ की हड्डियों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि जानवर उसकी बॉडी को कहीं और ले जाके खा गए होंगे। इसके बाद वो सिटी की ओर बढ़ने लगती है। सिटी में पहुंचते ही उसे रास्ते में बहुत से निशान मिलते हैं जो क्वारंटीन जोन की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। सिमोन उनका पीछा करती है, पर उसे सड़ी हुई डेड बॉडीज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब जाके उसे समझ आता है कि बाहर की दुनिया में कोई भी बचा हुआ नहीं है और उसे लगने लगा है कि शायद उसके फादर की भी मौत हो चुकी है।
इसलिए बंकर के अंदर बंद रह के उन्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला है। अगली सुबह रस्मस उठ के सिमोन को किचन में देखता है और रस्मस को बताती है कि कल रात वो बाहर गई थी और उसे वहां कोई भी नहीं मिला। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही वो बंकर छोड़ के चले जाएंगे। कुछ देर बाद ही वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह के सो जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि बंकर का एयर डक्ट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है और अब बंकर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं बची है। ऑक्सीजन ना होने के कारण सिमोन बेहोश हो जाती है, लेकिन ठीक टाइम पे रस्मस की नींद खुल जाती है और वो सिमोन को खींच के बाहर ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि एयर डक्ट्स अपने आप ही बंद नहीं हो गए थे। कल कुछ लोगों ने सिमोन को बंकर के अंदर जाते देखा था और उन्होंने ही एयर डक्ट को ब्लॉक कर दिया था। वो लोग सिमोन और रस्मस को बंदूक की नोक पे बंकर के एक रूम में लॉक कर देते हैं। ग्रुप का लीडर उन्हें बताता है कि वो लोग खाना ढूंढने यहाँ आए हैं, लेकिन 6 साल बंकर में बंद रहने के कारण सिमोन और रस्मस का ज्यादातर खाने का सामान खत्म हो चुका है। ये पता चलते ही कि बंकर में खाना नहीं बचा है, ग्रुप वहां से जाने लगता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो सिमोन और रस्मस इस रूम में फंसे रह जाएंगे और कुछ दिन में उनकी मौत हो जाएगी। सिमोन कैसे भी करके अपनी और अपने भाई की जान बचाना चाहती है, इसलिए वो ग्रुप के लीडर मार्टिन से कहती है कि वो बाकी बंकर्स का लोकेशन जानती है जहां उन्हें बहुत सा खाना मिल सकता है। ये सुनते ही मार्टिन को भाई बहन की जोड़ी को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। सिमोन और रस्मस को मार्टिन के ग्रुप से पता चलता है कि वायरस के कारण 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन की जान जा चुकी है और जो भी लोग बचे हुए हैं वो खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों को मारने से पहले हिचकिचाते भी नहीं है। तभी फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि मार्टिन पहली बारिश से कैसे बच पाया था। वो एक मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा था और उसे ऑर्डर्स दिए गए थे कि सिटी के बॉर्डर से किसी को भी क्वारंटीन जोन की ओर ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन एक दिन जब वो एक ब्रिज को गार्ड कर रहा था, एक औरत अपने बच्चे के साथ ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करने लगती है। उसे कहा गया था कि जो भी ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करे उसे मार गिराओ, लेकिन मार्टिन ऐसा कर नहीं पाया, जिस कारण उस औरत ने ब्रिज के दूसरी ओर जाके सारे सोल्जर्स को इन्फेक्ट कर दिया और बस मार्टिन ही जिंदा बचा रह गया। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात पैट्रिक नाम के एक लड़के से हुई। उस दिन के बाद से वो दोनों मिलके खाना और बारिश से सेफ रहने की जगह ढूंढने लगे। एक दिन मार्टिन और पैट्रिक को 3 लोग और मिले। उस ग्रुप में बिएट्रिस नाम की लड़की और उसके 2 फ्रेंड्स थे। मार्टिन उन्हें खाना और रहने की जगह देने का प्रॉमिस करता है और उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है, लेकिन बदले में वो चाहता है कि बिएट्रिस हर रात उसके साथ बिताए। वहीं प्रेजेंट में मार्टिन का ग्रुप दूसरे बंकर की ओर बढ़ रहा है। सिमोन उन्हें रास्ता दिखा रही है, पर मार्टिन और बाकी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। रास्ते में रस्मस और बिएट्रिस बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन में भी रस्मस बहुत खुश है क्योंकि वो कई सालों बाद पेड़ पौधे देख रहा है और धूप को महसूस कर रहा है। तभी एकदम से उनके सामने एक जीप दिखाई देती है और वो सभी जल्दी से छिप जाते हैं। 2 लोग गन के साथ जीप से बाहर आते हैं। इससे पहले कि जीप से बाहर आए लोग सिमोन के ग्रुप को ढूंढ पाते, एक लड़की दौड़ के जंगल की ओर जाने लगती है, जिस कारण वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मौके का फायदा उठा के मार्टिन और बाकी वहां से भागने लगते हैं और सिमोन उन्हें रोक देती है। वो चाहती है कि वो सभी उस लड़की की हेल्प करे जो जंगल की ओर भागी थी। बिएट्रिस और बाकियों को भी लगता है कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए मार्टिन को भी मजबूरी में ग्रुप की बात माननी पड़ती है। कुछ देर बाद ही वो सभी उस लड़की को ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन वो एक छोटे से नाले में गिर जाती है। जीप से निकले लोग तो अब कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन वो लड़की जिस नाले में गिरी है उसमें बारिश का पानी जमा है, जिसका मतलब है कि अब वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है और कुछ देर में ही उसकी जान चली जाएगी। ये देखते ही मार्टिन उसे गोली मार के खत्म कर देता है ताकि उसे तड़पना ना पड़े। रस्मस और सिमोन ये देख पूरी तरह शॉक में है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मार्टिन उस लड़की की हेल्प ही कर रहा था। रात में वो सभी एक पुरानी बिल्डिंग में रुकते हैं। वहां पहुंचते ही ली नाम की एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए सभी उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। रस्मस को वहां पे सड़ रही एक डेड बॉडी के पास से जूते मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि वो जूते वाटरप्रूफ है। वहाँ सिमोन को बड़ी इजीली नींद आ जाती है, लेकिन रस्मस सो नहीं पा रहा है, इसलिए वो बिल्डिंग में घूमने लगता है। तभी उसे बिएट्रिस मार्टिन के साथ दिखाई देती है। उन्हें साथ देखते ही रस्मस को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है क्योंकि वो बिएट्रिस को पसंद करने लगा है। सुबह होते ही वो लोग फिर से दूसरे बंकर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में रस्मस का पैर गलती से एक गड्ढे में पड़ जाता है जिसमें पानी जमा है। ये देखते ही मार्टिन अपनी गन निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है, पर सिमोन उसे बचा लेती है। अच्छी बात यह है कि रस्मस के जूते वाटरप्रूफ है, इसलिए वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। कुछ देर और चलने के बाद ही वो सभी बंकर तक पहुंच ही जाते हैं, जिसे सिमोन अपने फिंगरप्रिंट्स का यूज करके खोल देती है। बंकर के अंदर उन्हें बहुत सा खाने का सामान मिलता है। ग्रुप ने इतना खाना सालों से नहीं देखा है, इसलिए वो सब बहुत ज्यादा खुश है। तभी सिमोन को वहां पे दूसरे रूम में एक फोन मिलता है। वो उसके फादर का फोन है। इसका मतलब यह है कि उसके फादर बारिश शुरू होने के बाद इस बंकर में कुछ काम करने आए थे। उस फोन में उन्हें फ्रेडरिक के बॉस का एक वीडियो मिलता है, जिसमें वो फ्रेडरिक को कंपनी के हेडक्वार्टर में आने के लिए कह रहा है, जो कि स्वीडन में है। वो आगे ये भी कहता है कि सिर्फ फ्रेडरिक ही इस वायरस से दुनिया को बचा सकता है। सिमोन ये वीडियो मार्टिन को दिखाती है। वो चाहती है कि मार्टिन और उसका ग्रुप उनके साथ स्वीडन चले,
लेकिन मार्टिन को अब कई सालों का खाना और रहने की जगह मिल चुकी है, इसलिए वो सिमोन के साथ जाने से मना कर देता है। सिमोन उसे समझाती है कि स्वीडन में उन्हें वायरस को ठीक करने का तरीका भी मिल सकता है, लेकिन ये सुनने के बाद भी मार्टिन कहीं नहीं जाना चाहता, जिस कारण सिमोन और रस्मस अकेले ही वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बिएट्रिस की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि रस्मस और सिमोन वहां से जा चुके हैं। ये देखते हुए वो भी रस्मस के साथ जाना चाहती है, इसलिए वो अपने साथ ली और जीन को भी ले जाती है। अब बंकर में सिर्फ मार्टिन और उसका फ्रेंड पैट्रिक ही बचा हुआ है, और ये चीज़ मार्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो लोग सिमोन और रस्मस से कोपेनहेगन सिटी के बॉर्डर में मिलते हैं और ग्रुप फिर से एक साथ ही आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करने और खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। जीन और ली आसपास के एरिया में कुछ जरूरत का सामान ढूंढने चले जाते हैं। तभी एकदम से ग्रुप पे खाने की तलाश कर रहे लोग अटैक कर देते हैं। ग्रुप वहां से भाग के अपनी जान बचा लेता है, पर भगदड़ में सिमोन बाकी लोगों से बिछड़ जाती है। सिमोन भटकते हुए सिटी के एक दूसरे पार्ट में पहुंच जाती है, जहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि बारिश फिर से शुरू होने वाली है, इसलिए वो दोनों पास के ही एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। उस बच्चे ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए वो रैंडम मेडिसिन खा के अपना पेट भरने लगता है। ये देख सिमोन उसे खाने के लिए एक सैंडविच देती है। तभी एकदम से उस बच्चे का फादर वहां जाता है और उसे लगता है कि सिमोन उसे कुछ ऊटपटांग खिला के बेहोश करना चाहती है। वो फादर को दिलासा देती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। फिर वो उन दोनों को थोड़ा और खाना देती है। जैसे ही बारिश रुकती है, बाप बेटे वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग उन पर अटैक कर उनका सामान छीनने की कोशिश करते हैं। सिमोन उनकी हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वो वहां से भाग निकलती है। वहीं दूसरी ओर रस्मस और बिएट्रिस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बिएट्रिस का जन्म हुआ था। वो लोग फिर उसके घर में चले जाते हैं। बिएट्रिस पहली बारिश के बाद से अपने घर नहीं आई है, इसलिए अपने पेरेंट की सड़ रही डेड बॉडी को देख के उसे बड़ा दुख होता है। रस्मस उसे बात करके उसे बेटर फील कराने की कोशिश करता है। जैसे ही बारिश रुकती है, वो दोनों उस जगह चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग बाकियों से अलग हुए थे। सिमोन भी वहाँ पहुँच जाती है और ग्रुप फिर से पूरा हो जाता है, लेकिन एक गुंडा सिमोन का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया है। वो ग्रुप पे अटैक कर रस्मस को मार देने की धमकी देने लगता है। वो रस्मस के जान के बदले उनका पूरा खाने का सामान चाहता है, लेकिन ऐन मौके पे मार्टिन और पैट्रिक वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके आने के बाद भी वो गुंडा रस्मस को जख्मी करके वहाँ से भाग निकलता है। सिमोन को याद है कि उनकी लोकेशन के पास ही एक तीसरा बंकर है, इसलिए वो सभी से हेल्प मांगती है और रस्मस को वहां ले जाने के लिए कहती है। बंकर में बहुत सारी मेडिसिन और ड्रेसिंग का सामान रखा हुआ है, जिसका यूज करके वो रस्मस की जान बचा सकते हैं। ग्रुप बिना टाइम वेस्ट किए रस्मस को उस बंकर तक लेके चले जाता है। वो सभी मिलके रस्मस के लिए जितना कर सकते थे करते हैं और फाइनली उसकी जान बचा लेते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मार्टिन, बिएट्रिस, उसका ग्रुप खाना ढूंढ रहे हैं। बिएट्रिस मार्टिन को एक छोटा सा घर दिखाती है और कहती है कि इसी घर में वो बड़ी हुई थी। यहाँ ये बात साफ है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने रस्मस को एक अलग घर, अपने बचपन का घर बताया था। वो शुरू से ही कुछ ऐसा जानती है जो वो बाकियों को नहीं बताना चाहती। एपिसोड के लास्ट सीन में मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जो उसे लास्ट बंकर में मिला था। उस डिवाइस में सिटी का मैप बना हुआ है, लेकिन उस मैप में एक वॉल देखी जा सकती है जो पहली बारिश से पहले वहां नहीं थी। मार्टिन को लगता है कि उस वॉल के दूसरी तरफ का एरिया अभी भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, और उसे पूरा भरोसा है कि वॉल क्रॉस करते ही उन्हें वायरस से बचने का कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा।